जी, तो ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो दो फेज थे उसमें से एक फेज था प्रीपेरेटरी फेज। और प्रीपेरेटरी फेज में ग्लूकोज ने अपने आप को तैयार किया था। बाज किताब में, बाज बुक्स में प्रीपेरेटरी फेज ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट तक था। बाज बुक में ये जो दूसरे स्टेजेस ये भी शामिल है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन, ये भी उसमें शामिल है। बहरहाल आप अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते जाइए। बहरहाल चाहे जैसा भी हो, ग्लूकोज अब प्रिपेयर हो चुका है अपने दूसरे इसमें ऑक्सीडेटिव फेज में जाने के लिए। अब वहां से मैं आपको डायग्राम से बताना शुरू करा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ से एमसीक्यूज कैसे आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि एटीपी कहाँ पे खर्च हुई है, एनएडीएच कहाँ पे खर्च हुआ है, कहाँ पर एनएडीएच प्रोड्यूस हुआ है, कितने एनएडीएच प्रोड्यूस हुए हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसी से एमसीक्यूज बनेगा। हफ्ते वाले दिन जब टेस्ट होगा तो उसमें मैं आप लोगों को इसका बता दूंगा किस तरह एमसीक्यूज बन जाते हैं। देखते जाइए। आपके सामने एक ग्लूकोज पड़ा हुआ है। ये ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। कीप इन माइंड, जहां जहां एटीपी खर्च हो रही है वो याद रखना पड़ेगा कि यहाँ एटीपी खर्च हुई, यहाँ एटीपी खर्च नहीं हुई। फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट आखिरकार क्या हुआ? ये कन्वर्ट हो जाता है दो तरह के कंपाउंड में, टूट जाता है। एक है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, एक है डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लें। ग्लिसरल्डिहाइड, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहां पर। अगर आप देख सकते हैं यहां पर, ये ग्लिसरल्डिहाइड, सॉरी, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। और यहाँ पर क्या है? एक तरफ ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट है, दूसरी तरफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। यस, ये दो है। अच्छा, इन दोनों के बीच आपको एक तीर का निशान नजर आ रहा होगा, यानी ये इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है। हम शुरू करते हैं कहां से? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में, बीपीजी। आपको याद है बाईफॉस्फोग्लिसरेट, मैंने आपको केल्विन साइकिल में बीपीजी बताया था ना। तो यहाँ पर है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, ये बनेगा। कीप इन माइंड कि अब यहाँ से जो स्टेज स्टार्ट हो चुका है ये है ऑक्सीडेटिव फेज। सो फ्रॉम हियर, मैं अब लिख लेता हूँ, फ्रॉम हियर oxidative phase starts। अच्छा, अब एक काम करते हैं। दो लोग हैं, इन्होंने एक रास्ते पे जाना है। एक स्टेज, उसका स्टेज नंबर 1 है, फिर स्टेज 3 है, फिर स्टेज 4 है, फिर चलते जाइए। अब दोनों शख्स ने इन स्टेजेस को क्रॉस करना है। तो हम अपनी आसानी के लिए बताने के लिए सिर्फ एक शख्स को का जिक्र करते रहेंगे। दूसरा शख्स आपने अपने माइंड में रखना होगा कि भाई असल में दो लोग हैं। इसी तरह ऑक्सीडेटिव फेज में दो मॉलिक्यूल्स होंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आप बोलोगे कि नहीं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो एक है। तो भाई डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने? दो है। अच्छा, इस स्टेज में आप नोट कर ले, इस स्टेज के दौरान आपका बन रहा है एक NADH। क्या बन रहा है? एक NADH।
लेकिन हम लोग इसको 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल्स 2 आ रहे हैं। सो ये मैं इधर 2 लिख लेता हूँ, 2NADH। उसके बाद ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? 3 फास्फोग्लिसरेट में। इधर एक एटीपी बन रही है, हम लोग बोलेंगे इधर कितने एटीपीज बनेंगे? 2 एटीपीज बनेंगे। फिर क्या है कि 3 फास्फोग्लिसरेट, सिर्फ नाम याद रखना है, छोड़ो कि किस तरह हो रहा है, जस्ट नाम याद रखना है। 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुवेट में। यहाँ पर कुछ खर्चा नहीं हुआ है, कुछ मिला नहीं है, एटीपी नहीं मिला है, ना कोई एनएडीएच बना हुआ है। फास्फोइनोल पायरुवेट आखिरकार किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपको एक एटीपी मिलेंगी। लेकिन हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? 2 एटीपी कंसिडर करेंगे। आखिरकार पायरुवेट बना, ग्लाइकोलाइसिस खत्म। ठीक है, चीज याद रखिएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल डाइट्री फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फास्फेट में। डाइहाइड्रोक्सिस्टोन भी उसमें ग्लिसरॉल डाइट्री फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लिसरॉल डाइट्री फास्फेट जो है वो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 फास्फोग्लिसरेट फिर फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्फोइनोल पायरुवेट फिर बाद में पायरुवेट कन्वर्ट। ये याद करना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने ये वो स्टूडेंट लाइफ भी याद किया था। तो ये तो बहुत हिफ्स हम लोग करते हैं, नाम जस्ट नाम याद करते हैं, मैं इतनी चीजें हम लोग याद नहीं करते। बहरहाल ये तो हमने इतना ज्यादा याद किया था, हिफ्स किया था कि ये भूल नहीं जाते, जस्ट नाम याद रखना है। वैसे ये 3 फास्फोग्लिसरेट फिर बाद में 2 फास्फोग्लिसरेट भी हो जाता है बाज किताबों में, अगर वो भी लिखा है तो आप परेशान ना होना, 3 फास्फो से 2 फास्फोग्लिसरेट हो जाएगा। सो वो इधर जिक्र नहीं है। आपने इधर याद रखना क्या है, ये आपने याद रखना, नीचे क्या लिखा हुआ है? नेट। एक बंदे के पास जो है, एक बंदे के पास जो है 500 रुपीज है। उसने क्या किया, उसने 200 रुपये किसी और को दे दिए, 50 रुपये किसी और को दे दिए, खर्चा कर लिया। इसके पास जो बचता है ना, बचता है वो कितना है? 250 बचता है। तो ये जो 250 बचता है इसको तो नेट बोलते हैं। सो नेट एटीपीज कितनी है? पूरे ग्लाइकोलाइसिस में टोटल हमारे पास 2 एटीपीज आ गए, नेट एटीपीज। आप हैरान हो जाओगे कि ये सरादी क्या कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारे पास एटीपीज 4 बन गए कि नहीं। 2 एटीपीज ये हैं, 2 एटीपीज ये हैं, 4 बन गए। लेकिन आपने जो खर्चा किया था प्रिपेरेटरी फेज में, उधर आपने 2 एटीपीज इस्तेमाल किए थे, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। सो लिहाजा नेट एटीपीज हमारे पास 2 आ गए। अच्छा, एनएडीपीएच की एनएडीएच कितने हैं? 2 आ गए, तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो सिंपल है। 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 एनएडीएच आएंगे। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ये जो पायरुवेट यहाँ बन गया ना, इसको अब हम ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। पायरोविक एसिड, या बाज किताबों में लिखा हुआ है पायरोवेट, परेशानी नहीं है। पायरुवेट को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में? एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को में उसको कन्वर्ट करेंगे। इधर इधर होता क्या है, यहां पर हमारे पास एक NAD प्लस से एक NADH बनेगा। लेकिन 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 पायरुविक एसिड हमारे पास 2 है, तो हमारे पास कितने NADH बनेंगे? 2 NADH बनेंगे। यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो एसिटाइल को ए में 2 कार्बन हो गए। पायरुवेट तो आप लोगों को पहले से मालूम है कि पायरुवेट में 3 कार्बन है। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल जाएगा, बाकी 2 कार्बन बच जाएंगे। उसका नाम क्या है? एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा? कोए। कोए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपके एसिटाइल कोए के साथ अटैच हो जाता है। तो इसको लाने वाला कौन है? कोए SH।
कोए एस एच कोएंजाइम, ये आकर अपना कोए इसको देकर 12 लिए वापस 12 निकल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिले के लिए ये वाला शक्ल लाजमी है, एसिटाइल कोए। पायरुवेट की शक्ल में नहीं, ये एसिटाइल कोए की शक्ल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आकर ये आगे जाकर रिएक्शन में हिस्सा लेगा। लिखा क्या है, द पायरुवेट 3 कार्बन इंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड फर्स्ट चेंज्ड इनटू 2 कार्बन एसिटिक एसिड। ये देखो 2 कार्बन एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूल 1 कार्बन इज रिलीज एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। एसिटिक एसिड यूनिट्स विद कोएंजाइम ए, ये आ गया। आपको एंजाइम के चैप्टर में कोएंजाइम पढ़ाया था ना, कोएंजाइम ए, इसको CoA लिखा जाता है। ये CoA अपना कोए ग्रुप इसको दे देता है, टू फॉर्म एसिटाइल कोए एक्टिव एसिटेट भी बोलते हैं। इसके अलावा मोर हाइड्रोजन एटम्स आर ट्रांसफर टू NAD टू फॉर्म NADH, यानी यहाँ पे NADH भी बन जाएगा। रिएक्शन जाकर ट्वाइस, तो 2 पायरुवेट आ रहे हैं तो 2 बार होगा। इसमें कितने NADH बन रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं। ये भी आप लोगों ने लिखना है, 2 NADH यहाँ आ गए, 2 NADH बन गए हैं। आगे क्या बनना है वो देखते हैं। ये डायग्राम आप चेक कर सकते हैं, बड़ा प्यारा डायग्राम है। इसमें आपके सामने पायरुवेट लिखा हुआ है, पायरुवेट लिखा हुआ है। पायरुवेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा, ये येलो पार्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जैसे ही आ जाता है तो एक प्रोटीन है वो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा और इसे बनाएगा एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए अब बिल्कुल रेडी है क्रेब्स साइकिल के लिए, ठीक है। इसमें नोट कर लीजिए, एक NADH बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है, कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, NADH बन रहा है। अब क्रेब्स साइकिल की बात आती है। मैंने अपना एक वीडियो में जब FSC के लिए मैंने ये बनाया था, तो उसको मैंने बड़े ऐसे अंदाज बनाया ताकि वो लोग याद कर सके। मैंने बाकायदा शॉर्टकट्स दिए हुए, आप लोगों के लिए वेबसाइट पर वो लेक्चर्स भी इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। सो देखते जाइए, क्रेब साइकिल में स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, एसिटाइल कोए से। बिल्कुल यहाँ पर टॉप पर आप लोग आके देख लीजिए, यहाँ पर एसिटाइल कोए यहाँ पर है। कितने कार्बन है इसके अंदर, 2 कार्बन है। ये जो 2 कार्बन एसिटाइल को है, इसके साथ मिलेगा एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल ऑक्सिलो एसिटेट। ऑक्सिलो एसिटेट अगर आपके लिए नाम मुश्किल है, बेशक एज ए स्टूडेंट मैं ये फील करता हूँ, मैंने भी ये महसूस किया था जब मैं इससे के बराबर, मुझे नाम सुनते ही बस इससे एलर्जी हुई थी कि यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बाद में मैंने सोचा यार तुम मजबूर हो, तुमने पढ़ाई करनी है, अपने तैयार करना है, तो जब मैंने सोचा कि मैं मजबूर हूँ, अच्छा दरवाजा कितनी जोर से बंद हो गया, तब जब मैंने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैंने ये याद करना है, तो फिर जब मैं बैठ गया तो मैंने याद कर लिया, हिफ्ज लगा लिया और फिर सही हो गया। ऑक्जेलो एसिटेट आपको नजर आ रहा होगा क्रेब साइकिल में, जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त। ये ऑक्जेलो एसिटेट में 4 कार्बन है। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड 2 कार्बन एसिटाइल कोए के साथ मिलके बनाएगा, क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। बस ये नोट कर लीजिए, स्टार्ट में मसला है, बाकी कुछ नहीं है। एसिटाइल कोए में 2 कार्बन है, ऑक्सिलो एसिटेट पहले से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा हुआ है, तो ऑक्सिलो एसिटेट 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलेंगे, क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा, 6 कार्बन। अच्छा फिलहाल हम एक एक एसिटाइल कोए को, मुझे हमें पता है 2 एसिटाइल कोए आ रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल एक एसिटाइल कोए के साथ पढ़ेंगे। 6 कार्बन सिट्रिक एसिड बनेगा। ये सिट्रिक एसिड बाद में इससे क्या बनेगा, आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, मतलब अपने आप को आइसोमेराइज करेगा, शक्ल वही के वही रहेगा, थोड़ा सा अपने आप को आइसोमेराइज, कुछ नहीं बनने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है, कोई ATP नहीं है, कोई एडीज नहीं है। ये तो बहुत सिंपल था, आगे देखते जाइए। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। इधर आपका एक NADH इधर बन रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कितना कार्बन आ गए, 5 कार्बन आ गए। ये से सवाल बन सकता है कि कौन सा कंपाउंड कितने कार्बन है।
जी जनाब, एक एनएडीएच बना, स्टार पॉइंट। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट ने क्या किया, एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, और उस खुशी में एक और एनएडीएच बना, स्टार पॉइंट। क्या बना, सक्सिनाइल कोए। वो बास उसमें मुझे याद है सक्सीना साहब संसीना, सक्सीना साहब। तो यहाँ से है सक्सीनाइल कोए। कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन। 4 कार्बन क्यों हो गए आपको पता है। सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट में। अब कार्बन मार्बन नहीं निकलेंगे बस। अब हमारे पास एटीपी बनेगा एडीपी से। सो यहाँ पर एटीपी बना, इधर मैं टिक मार्क लगाता हूं कि ये एटीपी है, एनएडीएच नहीं है। सक्सीनेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट में। इधर एक एफ बनेगा, इधर मैं स्क्वायर बक्स लगा रहा हूं। फ्यूमेरेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, मालेट में। वही 4 के 4 कार्बन है, थोड़े से एक में हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन आया। ये कार्बन 4 ही रहेंगे, थोड़ी थोड़ी सी उसमें चेंजेस आती जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूमेरेट मालेट में कैसे कन्वर्ट होता है, पानी उसमें ऐड हो जाता है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। पानी कब ऐड हो रहा है, फ्यूमेरेट से जब वो मालेट बन रहा था तो यहाँ पर पानी ऐड हो रहा था, और आखिरकार में मालेट फिर से वापस कन्वर्ट हो जाता है, मालेट वापस कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलो एसीटेट में, और यहाँ पर एक एनएडीएच बन रहा है। तो एनएडीएच जिधर बनता है उधर मैं एक स्टार लगा लेता हूँ। अब आप लोग जरा सोच लीजिए, ऑक्सिलो एसीटेट वापस बन गया, जो काम कर लिया अभी वापस बन गया, बिल्कुल कैल्विन साइकिल की तरह है। जहां पर स्टार्ट हम लोगों ने लिया था आरयूबीपी से, राइबोलोज बाइफॉस्फेट से हमने स्टार्ट लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सिलो एसीटेट से स्टार्ट किया था। इधर हमने ये देखना है कि कहाँ का पर एडीएच बन रहा है। एक एनएडीएच यहाँ पर, सो टोटल यहाँ पर 3 NADH बन गए। और कितने एटीपीज बने, एक एटीपी बना। यस, दैट इज 1 एटीपी। और एफएडीएच कितने बने, एक एफएडीएच बना। इसको मैं यहां से एक बार आपके लिए कंफर्मेशन भी कर लेता हूं। NADH NADH ATP NADH, ओके फाइन। इसको जमा कर दे पहले। आ, ये तो सब एक मॉलिक्यूल के हिसाब से था। अब अगर 2 मॉलिक्यूल के हिसाब से किया जाए तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, सो टोटल 6 NADH आएंगे, 2 ATPs आएंगे, और 2 FADH आएंगे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं NADH इज इक्वल टू 6, ATP इज इक्वल टू 2, FADH इज इक्वल टू 2। क्या आप लोग अपनी खोपड़ी में ये वाला हिसाब भी रख सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में आपने देखा था, वहां पर 2 NADH बनने थे। फिर आप ग्लाइकोलाइसिस में गए थे, वहां पर भी आपके 2 NADH बनने थे, और वहां पर 2 ATP बनने थे। ये सारी चीजें अब हम लोगों ने क्या करना है, प्लस करने हैं। चले यहाँ पर नेट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, 2 ATPs, ठीक, 6 NADH, ओके, 2 FADH, ओके। यानी दिस इज फॉर 2 मॉलिक्यूल्स वही साहब। अब देखते जाइए, एक एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मैं बाद में आपको बताऊंगा, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन लगे हुए होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं। गौर से देखते जाइए वरना फंस जाओगे।
NADH आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर, और यहाँ पर जंप लगाता हुआ, जैसे आप लोगों को मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था, ये जब एक कैरियर से दूसरे कैरियर में चला जाता है, इस दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, और इस एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, एटीपी। इस तरह के एटीपी बनने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इससे पहले आपने बहुत सारे जगहों पर देखा एटीपी बन रहा था, वो था सबस्ट्रेट लेवल, लेकिन यहाँ पर जो आपका एटीपी बन रहा है ना NADH से, ये है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। और देख लो, और जरा देखो, खत्म नहीं हुआ है। एक NADH से 3 एटीपी बनते हैं। कीप इन माइंड, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जा रहा होगा। और ये भी याद रखिएगा, अगर आपका FADH आएगा, FADH भी NADH की तरह आएगा, लेकिन जब वो इस चेन पर आएगा तो वो भी जंप लगाता हुआ एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी से एटीपी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। FADH से एटीपी बनेंगे 2, NADH से एटीपी बनेंगे 3। बस ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हम हिसाब किताब शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी चेन में चाहता हूं कि मैं आपको ये कल पढ़ाऊं और डिटेल से पढ़ाऊं था, यहाँ पर मैं आपको स्टॉप कर दूंगा, ठीक है, कल इसको खत्म कर लेंगे। मैं थोड़ा हिसाब किताब के लिए बड़ा परेशान हूं, मैं चाहता हूं कि हम हिसाब कर लें। जी, ग्लाइकोलाइसिस का हिसाब क्या था, आपको याद है? उसमें हमारे पास एटीपीज बने थे, टोटल एटीपीज कितने बने थे, 2, और NADH कितने बने थे, 2। ऐसा ही है ना? फिर आपका पायरुवेट जब एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो रहा था, इस वक्त क्या था, हमारे पास 2 NADH बन रहे थे, सो इज इक्वल टू 2। फिर हमारे पास क्या था, क्रेब साइकिल था। क्रेब साइकिल में हमारे पास कितने NADH बनने थे, 3, 2 बार हुए थे ना, 6 NADH। सो NADH बराबर है 6, ये 6 मिटा लेते हैं। और एटीपीज कितने बने थे, 2। FADH कितने बने थे, 2। ये एटीपीज तो पहले से 2 है, तो 2 ही लिख लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि एक NADPH से 2 एटीपीज बन जाते हैं, तो 2 एटीपी को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 6 एटीपीज। अब यहाँ पर जो 2 NADH है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 6 एटीपीज। अब यहाँ पर 6 NADH है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 18 एटीपीज। अब यहाँ तो सिर्फ 2 एटीपी है, तो मैं इसको 2 ही लिख लेता हूँ। और FADH, एक FADH से 2 एटीपी बनते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4। अब प्लस करते हैं, 2 और 6 और 2 8, 8 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 18, 38। आप लोगों का अपना हिसाब किताब होगा, आप अपनी तरतीब देख ले। 38 एटीपीज बन जाते हैं, ठीक है, कितने, 38 एटीपीज बन जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों की किताब में ये अभी ये कह रहे हैं कि 36 इनफ्लाना, 38 इनफ्लाना, समथिंग लाइक दिस। ये मैं हिसाब आप लोगों का क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, हिसाब क्लियर करना पड़ेगा। क्या एटीपीज 38 है या 36 है या 36 है?
इधर मैं आपको हिसाब बताता हूँ, देखिए या तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 2 ATPs की अगर बात करें, लड़ाई हमारे हमेशा 2 चीजों पर है, स्टूडेंट आपस में भी लड़ते हैं, ये 36 है या 38 या 36 है, कर देते हैं आपका। देखिए जब आपका एसिटाइल CoA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हो रहा था, हुस्ना ज़हरा आपका वीडियो ओपन है, हुस्ना ज़हरा, हुस्ना ज़हरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही एसिटाइल CoA दाखिल हो जाएगा, तो इसको दाखिले के लिए चेक पोस्ट है, जैसे कि बलूचिस्तान में बॉर्डर्स पर जो है चेक पोस्ट, वो लोग पेट्रोल वगैरह लाते हैं, स्मगल करते हैं, वहां पर जो है अपना अपना हिस्सा लोग बांटते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए भी उनको खर्चा चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या करते हैं, 2 ATP यहाँ पे खर्च हो जाती है कि भाई हम आपको छोड़ेंगे नहीं इस तरह से आराम से, तो जाएगा खुश हो जाएगा। 2 ATP का रिश्वत देने पड़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में आने के लिए। ये बात हमने डिस्कस तो नहीं की थी ना। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आप 38 से 2 माइनस करें, अब कितना बचेगा, 36 बचेगा। अब आपकी लड़ाई खत्म। अगर कोई कहे 38 तो उसका हिसाब भी मैंने बता दिया, अगर कोई कहे 36 तो उसका भी मैंने हिसाब बता दिया। आज के नए बुक में जो फेडरल बोर्ड है, इसमें कहते हैं कि यूकैरियोट्स में 36 और प्रोकैरियोट्स में 30, लाइक दिस तरह बता रहे हैं। सो बहरहाल ये अभी नई बात है, लेकिन हिसाब ये है, ठीक है, 38 36। सो इंशाल्लाह अब आपको केमिस्ट्री की क्लास में ले आएंगे, दोबारा मैं लिंक भेज देता हूँ, केमिस्ट्री क्लास शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स दोबारा से कि आप लोग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे। हफ्ते के दिन टेस्ट है, आप तैयारी करोगे, जो जो चैप्टर्स मैंने बताए हुए हैं उससे आप पढ़ रहे होंगे। हफ्ते वाला टेस्ट उसी तरह से होगा, उस तरह ज्यादा MCQs होंगे और मुश्किल भी होगा।